आज इस विशेष सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ, भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूँ और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूँ। भारत देश की आज़ादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि अपने देश की आज़ादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आज़ादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आज़ादी के बड़ा कारण था हमारी गुलामी से। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आज़ादी के 60वें साल में। ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अंग्रेज़ों के पहले काफ़ी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुगल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आज़ादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आज़ादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेजों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आज़ादी चली जाए उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आज़ाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आज़ाद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 वर्षों में आज़ाद हो गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसको आज़ाद होने में सैकड़ों वर्ष लगे। अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। भूल गए हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को। और दुर्भाग्य दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृति और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो भारतीय है या अभारतीय है, भारतीय है या विदेशी है, वो करने लायक है या छोड़ने लायक है। कई बार हम ये तय नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता बहुत कम हो गई है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता और संस्कृति है जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, विदेशी सभ्यता अगर हम उसको माने, तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिष्क को बिना उपयोग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से आने वाले जो तत्व थे, जो विचार थे, उनका कभी विश्लेषण नहीं किया। यूरोप से आए हुए जो शासक लोग थे, उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया
हमने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विज्ञान है वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है, हमने उसे भी मान लिया। कई बार वो कहते थे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं और भारत की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं वो सब अंधविश्वास है, वो भी हमने मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूबते चले गए। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में, उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा, क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम, दया और करुणा का अनुभव होता है। जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख, प्रेम, करुणा, दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद, उसमें कहा गया। वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भारद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया, प्रेम, करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूँ आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ।
प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया। तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती। हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। ये वो हमको 250 साल कहते रहे। जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे। उनका क्या हुआ होगा, जरा कल्पना करिए, क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए। उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी हैं। ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आजादी के बाद उनका पहनावा, उनकी भूषा हमने ओढ़ ली। आजादी के बाद ऐसी कोई चीज बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए, ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया। मैंने पिछले कुछ 10-12 साल लगाए अपने जीवन के इन बातों को खोजने के लिए कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसका सत्य पता करो। मेरे जो गुरु हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि देखो, सामने वाला आकर कुछ कह जाए तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसका पूरी तरह से जांच परख करना। एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जांच परख करना। जब तुम्हें वो सत्य हर जगह दिखाई दे तब स्वीकार करना कि वो अच्छा है। तो मैंने धर्मपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति की जितनी बखान की है और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए और अंग्रेजों के सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले उनके जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या लिखा है वो भी रख लिया जाए और देखा जाए कि कहाँ उसमें सत्यता है और कितना उसमें फरेब है या झूठ है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे 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 मुझे हजारों दस्तावेज मिल गए।
जो अंग्रेजों के लिखे हुए, उनके महान दार्शनिकों के लिखे हुए, यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए हैं। मैं आज का जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है, 15 साल के शोध का निचोड़। पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लेबिनिज, देकार्ते, ये सब बहुत ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है ना, एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं, यूरोप के सारे देश एक साथ प्लेटो के बारे में एक बात कहते हैं, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो की बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखे गए फुट नोट के बराबर है। अर्थात प्लेटो यूरोप की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। जैसे हम हमारे भारत की सभ्यता में किसी को बहुत ऊंचा माने, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास आदि आदि, ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये सब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यूरोप मानता है कि प्लेटो उनकी सभ्यता में सबसे ऊंचा है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से 2 किताबें सारी दुनिया में चर्चित हैं। एक किताब का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी किताब का नाम है लॉज, LAWS, लॉज। लॉज का सीधा सा मतलब होता है कानून। लॉज उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है द रिपब्लिक का। इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ा है, ये समझने के लिए कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के फुट नोट तो उसी के लिखी हुई किताबों में मिलेंगे, तो क्या फुट नोट है, जरा निकाल लो उनको और उनको विश्लेषित करके देखो कि उनकी सभ्यता कहां खड़ी है। फिर अपने साथ उसका अंतर ढूंढने की कोशिश करो कि हम अपनी सभ्यता में कहां खड़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया। प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स आज भी यूरोप की कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, वो भी इकट्ठा किया। प्लेटो का एक बहुत परम शिष्य था अरस्तु, जिसको हम सब अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो इकट्ठा किया, वो भी पढ़ा। फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसोफर्स माने जाते हैं, रूसो, आज का सबसे बड़ा फिलोसोफर यूरोप में है रूसो, रूसो को बार बार पढ़ा, लेबिनिज को पढ़ा, देकार्ते को पढ़ा और उनके 20 फिलोसोफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा। उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले, उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा, उनको पढ़ा। फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा। एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आर्नोल्ड टॉयनबी, उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज्यादा लिखा है, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर एक जेम्स मिल हुआ है, दूसरा बड़ा यूरोपियन इतिहासकार, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको भी देखा, पढ़ा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 दस्तावेज जब मैंने देखे, पढ़े, सुना, सीखा, समझा, लगभग 15 साल में, तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपीय सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से, तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा। जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र,
ये 14वीं शताब्दी में आया है। उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है, इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहां से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए। 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला। खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया है। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में। इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदीय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है। मैं शुरू करता हूं यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूं उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूं। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता। ये उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, -40 से -20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें। इसका मतलब क्या है? अगर -40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में, सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो -40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा? कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है। तो वहां की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना। ये उनका सबसे बड़ा काम।
यूरोप में जो परिवार होते हैं उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फीट बर्फ जम जाती है, तो छत की ऊंचाई के बराबर बर्फ आ जाती है, तो छत से कूद के सड़क पे जाते हैं और चलते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। कई बार यूरोप में ये नजारा होता है कि बर्फ के नीचे गाड़ियां दब जाती हैं, बर्फ के नीचे सब कुछ दब जाता है। मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब इतनी बर्फ उनके यहाँ 9 महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी। आप जानते हैं बर्फ ठंडी होती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है, आदमी को भी कठोर बना देती है। बर्फ में दया प्रेम करुणा नहीं होता, आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है। क्योंकि बर्फ का जो गुण धर्म है वो आप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप साल के हर 9 महीने उस बर्फ के साथ रहते हैं। और ये आज से नहीं है, यूरोप में हजारों साल से चल रहा है। अब हजारों साल से बर्फ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बर्फ है। आगे, अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर्य के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है। सूर्य की गर्मी ना मिले तो बीज भी अंकुरण नहीं होता, कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालो। और आप जरा दूसरी कल्पना करें कि जब बर्फ सैकड़ों सैकड़ों साल से, हजारों साल से जमती आ रही है तो मिट्टी कैसी होगी? पत्थर जैसी, क्योंकि जैसी बर्फ होगी कठोर कड़क, वैसी मिट्टी होगी। तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है, पत्थर जैसी। और जिन देशों में साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उन देशों में प्रकृति की वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। आप जानते हैं सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, और वो जीवन का केंद्र सरल भाषा में ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महासागर है, पानी से डूबा हुआ है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी को वाष्पीकरण में मदद करती हैं, और यही पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जब जाता है तो संघनित होकर बादल में बदल जाता है, और ये बादल के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वही पानी बूंद के रूप में टपक जाता है। आप जानते हैं बारिश तो साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में, कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी। बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा। और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा, और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है, तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है। तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता। इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा। और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया। 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100-100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं।
100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं है, वृक्ष बनते नहीं है, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी पड़ी पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है, और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग सभी हिंदुस्तान में, सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए। सब तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहाँ है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में, और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला, जो आप सब हमेशा याद रखें।